एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTEP PGT कॉमर्स का पार्ट 3 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट मंथ प्रिपरेशन का ये हमारा 3rd क्लास होने वाली है। तो इसमें हम यहाँ पे मेन चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ट्रेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल ट्रेड हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल बिजनेस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ प्रोसीजर और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, हम WTO के बारे में पढ़ेंगे, हम IMF के बारे में, IFC IBRDA कुछ MCQ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। MCQ आप सभी को करने हैं क्योंकि MCQ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है और क्लास को आपने कितने अटेंटिव होके देखा है। तो MCQ आपको ज़रूर यहाँ पे करने हैं। चलिए तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में, जिसमें इसका मीनिंग हो जाएगा, फंक्शन हो जाएंगे रिटेल के और होलसेल ट्रेडर्स के, एमर्जिंग बिजनेस मॉडल हो जाएगा यहाँ पे जिसमें फ्रेंचाइजी हो गया, बिजनेस हो गया, आउटसोर्सिंग इंक्लूड हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, EPZ और SEZ यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूट जिसमें आपका WTO आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कुछ ग्रुप्स आ जाएंगे और IMF आ जाएगा। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में हम अपने जितना भी हमने आपको इस क्लास में करवाएंगे उससे रिलेटेड 21 हाई यील्ड एग्जाम प्रिपरेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर किसी को भी इस क्लास की PPT चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको PPT प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड और कुछ एमर्जिंग मॉडल्स यहाँ पे क्या क्या हमारे पास आने वाले हैं। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है। देखिए जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है यहाँ पे इंटरनल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंतरिक। लेकिन किसके अंदर, इंटरनल का मतलब ही क्या होता है, आंतरिक या फिर अंदर। अगर हम बात करें कि ट्रेड यानी कि अंदर, तो किसके अंदर, तो ट्रेड अंदर की बात कर रहे हैं, इंटरनल की बात कर रहे हैं। तो एक देश के अंदर जो भी ट्रेड होता है उसको हम किस तरीके का ट्रेड बोलते हैं, यहाँ पे इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, एक जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे, जैसे हमारी कंट्री है उसके अंदर अगर किसी भी तरीके का ट्रेड हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन डोमेस्टिक करेंसी और जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, डोमेस्टिक करेंसी में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ विशेषताएं दी हुई है इसकी, जैसे कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होते हैं, आप किसी भी स्टेट में अपना माल आराम से बेच सकते हो। डोमिनेटेड बाय लोकलाइज्ड सप्लाई चेन। तो लोकलाइज्ड सप्लाई चेन क्या होता है, जो हमारे लोकल एरिया में जो सप्लाई चेन हो रही होती है, यानी कि जो वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे सप्लाई करने का काम करती है उसके द्वारा ये डोमिनेट की जाती है। मेजर डिवीज़न आप यहाँ पे देखोगे तो कैसे होता है, होलसेल ट्रेड होता है और रिटेल ट्रेड में ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे होलसेल ट्रेड के बारे में। इंटरनल ट्रेड हमने पढ़ लिया कि एक देश के अंदर होता है और उसमें हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। एक हमारे पास यहाँ पे हो जाता है होलसेल ट्रेड और एक हम नेक्स्ट देखने को मिलेगा रिटेलर, यानी कि जो रिटेल ट्रेड होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम होलसेल की बात करें, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ क्या होते हैं, होलसेलर होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि होलसेलर होते हैं
उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, सामान बेचने का काम करते हैं। वो खरीदते भी कैसे हैं, बड़ी अमाउंट में वो खरीदते हैं। ठीक है, मिडिल मैन होते हैं वो किसके बीच के होते हैं, वो जो भी प्रोड्यूसर होता है और जो रिटेलर होता है उसके बीच में क्या करते हैं, ये मिडिल मैन का काम करते हैं। लो प्रॉफिट मार्जिन यानी कि इनका जो मार्जिन होता है वो कैसा होता है, कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब ये प्रोड्यूसर से माल खरीदते हैं तो कि इनको रिटेलर को भी बेचना होता है, और रिटेलर क्या करता है, छोटी छोटी मात्रा में माल को अलग अलग होलसेलर से खरीदता है। तो उस वजह से जो इनका जो मार्जिन है यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, इसके इन्हें अपने मार्जिन में से कुछ मार्जिन प्रोड्यूसर को भी देना होता है और कुछ मार्जिन इनका कौन खा जाते हैं, रिटेलर खा जाते हैं। इसलिए जो इनका मार्जिन है वो कैसा होता है, यहाँ पे कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिटेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड क्या होता है, बेसिकली रिटेलर कौन होते हैं, जो जिनकी जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है, कम होती है। जैसे कि आप देखोगे कि आपके आसपास जो किराने की स्टोर होती है वो कैसी होती है, वो रिटेलर होते हैं, रिटेलर शॉप होती है। ठीक है, उनके पास क्या मिलेगी आपको वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे चीनी भी मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगी, आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी, अदर जो आपके डेली यूज़ के सामान है सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो कैसा होता है, रिटेल ट्रेड में आ जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है इनका, किसके साथ होता है, जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। वैरायटी ऑफ गुड्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे गुड्स इनके पास होते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी कैसी होती है, कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कन्वीनियंस लोकेशन, यानी कि इनकी जो लोकेशन है वो कहाँ होती है, आपके घर के नियर बाय इनकी लोकेशन होती है, या फिर आप देखोगे नुक्कड़ पे इनकी दुकान हो गई, या फिर ऐसी जगह इनकी दुकान होती है जहाँ पे भीड़ भाड़ या फिर लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, वहाँ पे शॉप आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। आई होप कि आपको होलसेलर और रिटेलर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आप इनमें डिफरेंस भी आसानी से बता सकते हैं। देखिए होलसेलर क्या करते हैं, ये लार्ज स्केल पे होते हैं, और रिटेलर क्या होते हैं, स्मॉल टू मीडियम लेवल पे होते हैं। कैपिटल की अगर हम बात करें, होलसेलर क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में माल को खरीदते हैं, तो इसलिए इनको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। रिटेलर क्या करते हैं, ये कम माल खरीदते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, इसलिए इनको कम पूंजी की आवश्यकता होती है। लिंकेज, ये किसके बीच में लिंक होते हैं, ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक होते हैं। रिटेलर जो होगा वो कैसा होगा, वो लिंक होगा किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। विंडो डिस्प्ले, होलसेलर को किसी भी तरीके का प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो रिटेलर होता है उसको अपने बायर अट्रैक्ट करने के लिए उसको प्रमोशन करने की ज़रूरत होती है। प्रमोशन इन द सेंस वो क्या करेगा, अपनी दुकान के बाहर जो भी वो नया प्रोडक्ट लाता है उसको शो करता है कि ये इस तरीके का प्रोडक्ट है, वो उस प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर आ सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रेडिट टर्म, तो डील मोस्टली इन कैश विद प्रोड्यूसर, तो इसकी जो डील होती है होलसेलर की वो कैसे होती है, मोस्टली कैश में होती है। ये नहीं कह रहे कि सारे ही कैश में होती है, मोस्टली। और इनकी कैसी होती है, ये क्रेडिट पे भी ले सकते हैं, और ये कंज्यूमर को भी क्या कर सकते हैं, क्रेडिट पे दे सकते हैं। तो इनकी जो डील होती है वो कैसी होती है, इनकी क्रेडिट पे हो जाती है। जैसे आप देखोगे जो गांव में अगर दुकानें होती हैं या शहरों में कोई दुकानें होती हैं, रिटेलर की शॉप है, तो वो सामान उधार में भी बेचते हैं ताकि वो मंथ एंड में उनकी पेमेंट आराम से ले सके। तो इस तरीके से भी इनका बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एमर्जिंग मोड्स ऑफ ई बिजनेस। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बात ये आती है कि ई बिजनेस होता क्या है। अब हम कह रहे हैं कि ई बिजनेस, अभी जो ई बिजनेस है इसका मीनिंग ही क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। ई बिजनेस का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड अगर हमारे पास आ रहा है
तो इसका मतलब आपका किससे होता है? बेसिकली इंटरनेट से, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखोगे जितने भी घरों में फ़ोन होता है उनके मोस्टली नहीं, आप ये मान के चलिए 99% लोगों के पास क्या होता है? इंटरनेट फैसिलिटी होती ही होती है। ठीक है, तो ई बिज़नेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ई बिज़नेस का मतलब ही ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को सेल या परचेज कर रहे हो, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेट के थ्रू हम कैसे सेल कर रहे हैं, या फिर आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे जो ऐप्स वगैरह हैं, आप देखोगे अमेज़न हो गया, आप ब्लिंकिट का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, आप फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, साथ ही साथ जैसे लेडीज़ हैं तो वो मिंत्रा का, नायका का, इनका एग्ज़ाम्पल ले सकती है। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं वो लोग? ईजीली गुड्स को परचेज कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? ई बिज़नेस, क्योंकि आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो? बेसिकली इंटरनेट का आप यूज़ वहाँ पे कर रहे हो। तो क्या कहा गया है? कंडक्टिंग इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली वाया द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप क्या कर रहे हो? सर्विसेज कर रहे हो, इंडस्ट्री की, ट्रेड की, कॉमर्स की। तो वो क्या कहलाता है? आपका ई बिज़नेस आपका कहलाता है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। बिज़नेस टू बिज़नेस हो गया, यहाँ पे बिज़नेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि मान लो आपका बिज़नेस है, आप किसी और बिज़नेस को भी ये चीज़ें सेल कर सकते हो इन ऐप्स के थ्रू। आप डायरेक्ट कस्टमर को भी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। आप 24/7, यानी कि आप अगर रात को 12 बजे उठ के भी आप क्या करोगे? आपको कोई सामान खरीदना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, 24/7 की आपको फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। फास्ट सेटलमेंट होता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं होता है, आपको पेमेंट करनी होती है और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर आपके इजीली पहुँच जाता है। पेपरलेस ट्रांजैक्शन होता है, किसी भी तरीके का बिल आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी ऐप में ही सारा का सारा जो यहाँ पे रिकॉर्ड है वो देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। देखिए फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो दूसरी कंट्रीज़ होती है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? जब उनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो अपना ही बिजनेस वहाँ पे खोलेंगे। वो क्या करते हैं? वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे ही क्या करते हैं कि अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं हमारे ही लोगों के थ्रू। ठीक है, हमारे ही लोगों के थ्रू का मतलब क्या है कि वो अपना फ्रेंचाइजी यहाँ पे खोलते हैं। फ्रेंचाइजी का क्या होता है कि आपके जो ब्रांड है, मान लीजिए XY कंपनी है, ये कंपनी है अमेरिका की। ठीक है, अगर इनको हमारे इंडिया में AB जो फर्म है वो खोलनी है, या फिर ये कहें कि उनको XY फर्म ही यहाँ पे चलानी है, या कंपनी चलानी है, या शॉप चलानी है, तो वो क्या करेगी? वो सीधा यहाँ पे अपने जो ज़मीन वगैरह लेकर के वो करने का कोशिश नहीं करेगी, वो अपनी फ्रेंचाइजी दे देगी। फ्रेंचाइजी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो अपनी जो ब्रांड है, ठीक है, हर एक बिजनेस की अपनी एक ब्रांड होती है ना, तो वो अपनी ब्रांड का क्या करेगी वहाँ पे मतलब ये हम ये कहेंगे कुछ टाइम के लिए उसको लीज पे दे देगी ब्रांड को। ठीक है, उस ब्रांड के थ्रू वो क्या करती है? अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उसका प्रमोशन भी कर लेती है। अब देखिए जैसे हम यहाँ देखेंगे मैकडोनल्ड है, तो ये भारत का नहीं है, ये विदेश की कंपनी है, लेकिन आपको बहुत सारे जो इसके रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। डोमिनोज़ के मिल जाएंगे, सबवे के मिल जाएंगे, लेकिन ये यहाँ के नहीं है। तो इन्होंने क्या ले रखी है? ये जो आपके जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, इन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली हुई है। ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजी देता है उसको क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजर, और जो लेता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये, और फिर इनको क्या मिलता है? कुछ % का कमीशन मिलता है। ये जब अपनी ब्रांड किसी को देते हैं तो उसके बदले में कुछ % का ये कमीशन चार्ज करते हैं। बेनिफिट यहाँ पे क्या हो सकता है? लो रिस्क होता है। ठीक है,
अगर दूसरी कंपनी यहाँ पे आके मान लो ब्रांड का कुछ दे रही है, ब्रांड को यूज़ करने का परमिशन दे रही है, तो वहाँ पे लो रिस्क है। अगर वहाँ पे उनको लगेगा कि वहाँ पे आपकी ब्रांड नहीं चल रही है तो आप उसको वापस कर सकते हैं। ब्रांड की गुडविल का फ़ायदा यहाँ पे होता है, ठीक है। जो बाहर की कंपनी है अगर वो यहाँ पे आके खोलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट तो पहले ही हो चुका है क्योंकि विदेशों में वो चल रही है। अगर नॉलेज नहीं भी है तो आप उस पर टैग लगा दीजिए कि बाहर की कंपनी है, लोग आके अपने आप खरीदने लग जाते हैं। सिस्टम सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलता रहता है क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी पहले से चल रही है तो इनको चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे ई आउटसोर्सिंग, जिसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं बीपीओ और केपीओ, ठीक है। देखिए अब आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है यहाँ पे, हायरिंग स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी एक्सटर्नल एजेंसी टू परफॉर्म नॉन कोर ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बेसिकली थर्ड पार्टी होती है उसको हम हायर करते हैं नॉन कोर ऑपरेशनल बिजनेस के लिए। अब देखिए नॉन कोर ऑपरेशनल बिजनेस क्या होते हैं। आपका बिजनेस है, आप डायरेक्टली कोई बिजनेस कर रहे हो, लाइक आप प्रोडक्शन का कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका आ जाएगा कोर बिजनेस की कैटेगरी में। लेकिन उसके साथ आप कुछ ऐसी सर्विसेज कर रहे हो जो कि मतलब एडिशनल सर्विसेज है, तो जो वो एडिशनल सर्विसेज हो जाएंगी वो नॉन कोर सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है। तो कोर सर्विसेज और नॉन कोर सर्विसेज आपको समझ में आ गया। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउट का मतलब बाहर, सोर्सिंग यानी कि सोर्स लेना, यानी कि बाहर से आप क्या कर रहे हो, थर्ड पार्टी से सोर्स ले रहे हो। बीपीओ का मतलब यहाँ पे क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद रखनी है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो गया यहाँ पे। फोकस इज ऑन रूटीन कस्टमर केयर, पेरोल एंड आईटी सपोर्ट। तो ये किस चीज़ में हेल्प करती है, जैसे कि आप कस्टमर केयर हो गया, कस्टमर केयर के आपके नंबर देखोगे, कुछ कस्टमर केयर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप रोबोट से बात कर रहे होते हैं, तो वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का है। पेरोल हो गया, आपका बिल ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ रहा है, आईटी का सपोर्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें आप देखते हो अलग अलग ऐप्स को आप जब यूज़ करते हो। केपीओ का क्या होता है यहाँ पे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यहाँ पे आप क्या करते हो कि नॉलेज को प्रोसेस करते हो, किसी को नॉलेज दे रहे हो। आउटसोर्सिंग हाईली एनालिटिकल नॉलेज इंटेंसिव टास्क, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल होती है, विश्लेषणात्मक होती है और बहुत ही गहन जांच यहाँ पे होती है। जैसे कि पेटेंट पे हमने कोई रिसर्च किया है, अब पेटेंट ऐसे तो किसी को मिल नहीं जाता। पेटेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपने उसमें कुछ नया देखा है, कुछ नया आपने उसमें जनरेट किया है, तब जा करके वो पेटेंट आपको मिला है, ठीक है। आइए देखिए आगे हमें क्या कहा गया है, वाई कंपनीज आउटसोर्स, की कंपनी आउटसोर्स क्या क्यों करती है। देखिए अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है या आपके पास कोई सामान नहीं है, तभी आप क्या करोगे, घर से बाहर निकलोगे दुकान से खरीदने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रास्टिक रिड्यूशन इन ऑपरेशनल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि जो ऑपरेशनल ओवरहेड कॉस्ट आ रही है आपकी, उसको कम करने के लिए आप आउटसोर्सिंग का यूज़ करते हो। अलाउ मैनेजर टू फोकस एंटायरली ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, कि ये क्या करती है कि आपने नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो है वो आउटसोर्स कर लिया है, आउटसोर्सिंग के थ्रू आप लेके आ गए हो, तो उस कंडीशन में आपका जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, कोर एक्टिविटीज़ पे ही आपका फोकस यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा भी गया है फोकस ऑन कोर टास्क आउटसोर्स द रेस्ट, कि कोर टास्क जो मेन है इम्पोर्टेंट है उस पर आप फोकस कीजिए, बाकी आप क्या कीजिए, बाहर से आउटसोर्स कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो आता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस और SEZ। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है बेसिकली, कि जब हम जैसे मान लीजिए हमारी एक कंट्री है, उसका नाम है इंडिया, ठीक है। हमारी कंट्री का नाम यहाँ पे क्या है, इंडिया, और हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के साथ अभी जैसे हमने एक डील साइन की है, हम रसिया के साथ क्या कर रहे हैं,
बिजनेस कर रहे हैं, और जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारा रशिया से आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम रशिया से लेके आते हैं, और रशिया को हम बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इंडिया का जो बिज़नेस है वो अदर कंट्रीज़ के साथ हो रहा है, तो उसी बिज़नेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो प्रोसेस है ये हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, और SEZ क्या होता है, बेसिकली ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है कि अगर इस एरिया में जाकर के आप अपनी इंडस्ट्री वगैरह लगाते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स में या फिर अगर जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे SEZ एरिया बोलते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में कवर अप कर लेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या क्या इसके स्रोत हो सकते हैं। तो आप ट्रेड कर सकते हैं गुड्स का, सर्विसेज का, आप कैपिटल का आप क्या कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ मच ब्रॉडर दैन जस्ट मर्चेंडाइज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि जो यूजुअली हम इंटरनेशनल बिजनेस में क्या कह देते हैं कि हम दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात कर रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म है इंटरनेशनल बिजनेस, ये वास्तव में इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है आयात और निर्यात करने से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। आगे देखिए, इसमें मोड्स ऑफ एंट्री हमें दिए हुए हैं कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में प्रवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो हम बेसिक है वो हमारा है इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, यानी कि आप आयात कर रहे हो, निर्यात कर रहे हो। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, जिस तरीके से अभी हमने लाइसेंसिंग के बारे में बात की कि आप किसी के ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, लाइसेंसिंग भी कुछ हद तक वैसे ही होता है कि आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप इतने टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर उसके जो प्रोडक्ट है, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, आप उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो जो बिजनेस है, ठीक है, दो क्या हो गए, यहाँ पे व्यवसाय हो गए, वो आपस में मिलकर के कोई काम को करते हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसका, VI का। ठीक है, लेकिन ये जो VI है वो भारत में है, अगर भारत से बाहर की कोई कंपनी है तो आप इसको क्या कहेंगे, जॉइंट वेंचर कहेंगे। होल ओन्ड सब्सिडरीज, यानी कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे FDI करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अमेरिका की कोई कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पे ज़मीन ली है, फिर अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करवाया है, उसके बाद अपना प्लांट लगाया है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FDI हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होता है, यहाँ पे रिसीव की जाती है ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि मान लो हमें कोई वस्तु चाहिए तो हमारे देश में वो नहीं मिल रही है, तो हम अदर कंट्री में उसको सर्च आउट करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कोटेशन को भेजेंगे, यानी कि हमें कितना सामान वहाँ से खरीदना है उस चीज़ को हम वहाँ पे भेजेंगे। सेकंड हमारे पास आता है इंडेंट। अब ये इंडेंट क्या होता है, रिसीविंग द फॉर्मल परचेज ऑर्डर इंडेंट फ्रॉम ऑपरेट इम्पोर्टर। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो हमारे निर्यातक हैं, आप उनसे क्या कर रहे हो, फॉर्मल परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप उसके क्रेडिट चेक करोगे। क्रेडिट चेक करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप ये देखोगे कि वो जिस पर्सन को से आप ऑर्डर ले रहे हो, ठीक है, उसकी क्रेडिट देने की फैसिलिटी कैसी है, या उसका उधार लेने का तरीका कैसा है, ठीक है, क्या वो आपके पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, उस चीज़ को आप यहाँ पे देखते हो। लाइसेंस आप यहाँ पे देखोगे, सिक्योरिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है, जो निर्यात का लाइसेंस है वो आप देखोगे,
ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। IEC कोड यहाँ पे देखोगे, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप आप यहाँ पे देखोगे। और लास्ट में आपका यहाँ पे आ जाता है फाइनेंस का, कि जब आप प्रीशिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू स्टार्ट प्रोडक्शन, आप क्या करोगे यहाँ पे। जैसे कि बेसिकली होता क्या है कि आप और जिस कंपनी से आप डील कर रहे हो उनका एक कॉमन बैंक होता है, तो उस कॉमन बैंक में आप अपने पैसे जमा करवा देते हो और जिससे आपको माल लेना होता है वो पैसा निकलवा लेता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये प्रोसेस किसका है, बेसिकली ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस है, तो आपको ये याद रखना है। ये इसमें एक चीज़ और बताई हुई है, परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बिफोर द एक्चुअल ट्रेड बिगिन। जो परफॉर्मा इनवॉइस है, इनवॉइस क्या होता है, जिसमें आपको सारी डिटेल फिल करके दी हुई होती है कि कितनी क्वांटिटी होगी, माल कौन से ग्रेड का होगा, अदर जो भी है, जो भी उसका अमाउंट कितना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। और इस किससे पहले होता है, व्यापार शुरू करने से पहले भेजा जाता है। एंड लेटर ऑफ क्रेडिट इज इश्यूड बाय द इम्पोर्टर, बैंक गारंटी फाइनली पेमेंट सेफली। और लेटर ऑफ क्रेडिट किसके द्वारा इशू किया जाएगा, जो इम्पोर्टर का बैंक है। ठीक है, अगर हम कुछ माल खरीद रहे हैं तो हमारा जो बैंक है, हमारा बैंक यहाँ पे कौन सा हो गया, RBI। तो RBI इशू करके देगा, या फिर अगर जो भी बैंक है जो ट्रांजेक्शन के लिए बना हुआ है वो इशू करके देगा कि अगर ये पर्सन जो है आपकी पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में पेमेंट मेरे द्वारा की जाएगी, उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आ जाता है हाँ, ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। 6 से 10 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसको और देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया था कि आपने एक सेकेंड, हाँ, यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, फाइनेंस अरेंज कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे कि जो आपने प्री शिपमेंट क्वांटिटी इंस्पेक्ट करेंगे, सर्टिफाइड मैंडेटरी प्रोसेसिंग, कि जो आपने शिपमेंट किया है उसको आप चेक करोगे। ठीक है, और वो मैंडेटरी आपको चेक करना ही पड़ेगा कि जो माल आप जिस पर्सन ने मंगवाया है वो वैसा ही है या नहीं है। एक्साइज क्लियर करेंगे आप यहाँ पे, मतलब क्लियरेंस देंगे, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हम इशू करेंगे। अगर इंडिया से है तो बंदरगाह के द्वारा ऐसा किया जाएगा, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो करेगी। फाइलिंग शिपिंग बिल एंड क्लियरिंग कस्टम इंस्पेक्शन एट डॉक। ठीक है, तो ये बंदरगाह पे होगा, शिपिंग बिल बनेगा और उसका इंस्पेक्शन होगा। मैटेज रिसिप्ट होगी, कैप्टन ऑफ वेसल इशू मैटेज रिसिप्ट अपॉन कार्गो लोडिंग, कि जब कार्गो लोड हो रहा है, यानी कि जो आपका शिप लोड हो रहा है, ये उस टाइम पे जो कैप्टन होता है वो इशू करके देता है। लास्ट हो जाएगा यहाँ पे बिल ऑफ लैंडिंग, कि मैटर रिसीव एक्सचेंज फॉर फाइनल बिल ऑफ लैंडिंग फ्रॉम शिपिंग कंपनी। लास्ट में इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है, यानी कि जो बिल ऑफ लैंडिंग होता है वो क्या करती है, जो शिपिंग कंपनी है उसने पहले ही ऑलरेडी भेजा हुआ होता है, तो उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इसको एक बार दोबारा से और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसका आंसर करना है। व्हाट इज मैटर रिसिप्ट? वैसे तो आपने अभी यहीं पे पढ़ा है कि कैप्टन इशू करता है, फिर भी आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज मैटर रिसिप्ट? इट इज इश्यूड बाय द कमांडिंग अथॉरिटी एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ गुड्स लैंडेड ऑन बोर्ड, यानी कि जब भी सामान को स्पेसशिप पे चढ़ाया जाता है तो ये जो कमांडिंग अथॉरिटी होती है शिप की, उसके द्वारा इशू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपोर्ट का। एक्सपोर्ट हमने पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इंपोर्ट की जो स्टेजेस है वो आती हैं। प्री इंपोर्ट स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि हम ट्रेड की इंक्वायरी करेंगे, कोटेशन की डिटेल्स लेंगे, इंपोर्ट का लाइसेंस लेंगे, IEC यहाँ पे हम जनरेट करेंगे। IEC ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, ये इसी में से ही एक वर्ड निकल के आया है और फुल फॉर्म है ये IEC, इसको बताएंगे आप क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे
आप अरेंज करेंगे कि आपने दूसरी कंपनी को पेमेंट करना है, तो उसको जो हम पेमेंट करने वाले हैं उसको उनकी ही अमाउंट में, जैसे डॉलर हो गया, ठीक है, या जो भी इनका करेंसी है उसी में आपको उनको पेमेंट करनी है। द इम्पोर्टर फाइल्स ए बिल ऑफ एंट्री डिटेल प्रोडक्ट इम्पोर्टिंग टू अलाउ कैलकुलेशन ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ ड्यूटीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, इम्पोर्टर फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में सारी डिटेल्स होती है इम्पोर्ट से रिलेटेड कि क्या क्या ले जाया जा रहा है, ताकि टैरिफ ड्यूटी को इजीली कैलकुलेट किया जा सके। एक्सचेंजिंग बिल ऑफ लैंडिंग टू क्लेम गुड्स। ठीक है, बिल ऑफ लैंडिंग उनके पास भेजा जाएगा, किसके पास, जो हमारे माल को एक्सपोर्ट कर रहा है। पेमेंट ऑफ असेस्ड इम्पोर्ट टैरिफ ड्यूटी। ठीक है, जो भी टैरिफ ड्यूटी है फिर उसका पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। ये हो गई आपकी इम्पोर्ट प्रोसीजर की स्टेजेस। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे यहाँ पे काम आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिल ऑफ लैंडिंग की। बिल ऑफ लैंडिंग कौन इशू करेगा, यहाँ पे शिपिंग कंपनी इशू करेगी। और इसमें क्या होता है कि ये एक्नॉलेज करता है शिपमेंट को, कि शिपमेंट हो चुका है, और जो भी सेवरल लीगल टाइटल होते हैं गुड्स के, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट, ये लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू करेगा, इम्पोर्टर का बैंक। ठीक है, जो आयात कर रहा है उसका बैंक ये इशू करके देगा कि भाई अगर ये पेमेंट नहीं करता है तो उस कंडीशन में जो पेमेंट है वो मैं करूँगा। शिपिंग बिल ये कौन करेगा, ये एक्सपोर्टर करेगा। ठीक है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, माल को भेज रहा है, वो शिपिंग बिल बनाएगा। फॉर्मल एप्लीकेशन टू सिक्योर एक्सपोर्ट क्लियरेंस एट बॉर्डर, यानी कि जो बॉर्डर है, देश की सीमाएं हैं, उस पर क्लियरेंस के लिए ये शिपिंग बिल को बनाता है। बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे कौन बनाएगा, जिसके पास जा रहा है, यानी कि जो इम्पोर्टर है वो यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, ताकि कस्टम ड्यूटी और ये बाकी का असेसमेंट इजीली किया सके। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी कि कहाँ से प्रोडक्ट का उद्गम हुआ है, वो कौन बनाएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने का काम यहाँ पे करते हैं। ये सर्टिफाइड किया करेगा कि जो गुड्स है वो कहाँ पे बना है। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहो तो इनका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको पीपीटी चाहिए हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे ईपीजेड और एसईजेड। देखो ईपीजेड और एसईजेड क्या होता है, ईपीजेड होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और एसईजेड हो गया यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि ऐसा जोन जो बिल्कुल स्पेशल है, जो औरों की तरह नहीं है, उसको बोलते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ईपीजेड क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशलाइज्ड ड्यूटी फ्री इंडस्ट्रियल एनक्लेव डिजाइन स्ट्रिक्टली फॉर हैंडलिंग प्रोसेसिंग आवर एक्सपोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ड्यूटी फ्री होती है। अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको किसी भी तरीके की जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होती है वो यहाँ पे करनी नहीं पड़ती। एसईजेड क्या होता है, एसईजेड एक कंट्री में पर्टिकुलर एरिया डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक एरिया है नोएडा। नोएडा को एक बहुत अच्छा एसईजेड का एग्जाम्पल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या करती है, जो विदेशों से कंपनियाँ होती है या फिर जो भारत की ही कंपनियाँ होती है अपनी कंपनियाँ खोलती है। ठीक है, उनको क्या मिलता है, यहाँ पे टैक्स हॉलीडे मिलते हैं, यानी कि कुछ टाइम तक उनको अपने जो बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से किसी भी तरीके का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे मिलती है, यानी कि आपको एक ही विंडो में, एक ही ऐप पर, एक ही पोर्टल पर सारा का सारा काम देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रेड और इंस्टीट्यूशन के बारे में। और इसी में ही हमारे बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे आप यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो किसका आता है, WTO का। आप सभी को पता होगा जो WTO है वो कब बना था, 1995
2005 में WTO यहाँ पे बना था और इसने किसको रिप्लेस किया था? गेट को। यहाँ पे आपको गेट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो गेट की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी यहाँ पे गेट की फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड, ये गेट की फुल फॉर्म यहाँ पे होती है। 1944 में गेट आया था, उसके बाद इसको रिप्लेस करके जो है WTO आया था। और WTO का मेन पर्पस क्या था कि गेट को बहुत ज़्यादा एनहेंस करना। ठीक है, तो इसलिए इसका लाया गया था कि जो कुछ रूल्स और रेगुलेशन, गेट क्या था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था दूसरी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करने में। लेकिन WTO क्या हुआ, इसने बहुत ही लिबराइज पॉलिसीज़ यहाँ पे बना दी, जिससे अदर कंट्रीज़ के साथ जो बिजनेस करना है वो बहुत ही ईजी हो गया था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है और जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इसके की ऑब्जेक्टिव है तो वो भी देख लेते हैं। तो फैसिलिटेट फ्री ट्रेड बाय रिमूविंग नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि जो कंट्री है, जो WTO की मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो ट्रेड है वो कैसा होता है? फ्री होता है। उनके बीच में किसी भी तरीके का ट्रेड बैरियर्स नहीं होता है। रिजॉल्विंग ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मेंबर नेशन, कि अगर व्यवसाय से रिलेटेड किसी भी तरीके का उनके बीच में झगड़ा होता है या विवाद होते हैं तो WTO उसका क्या कर सकता है? निपटारा कर देता है। एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्ड रूल फॉर इंटरनेशनल एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो IPR है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके लिए ये स्टैंडर्ड रूल को बनाने का भी काम करता है। वैसे तो बहुत सारे रूल बनाने का काम करता है WTO। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो मेजर एग्रीमेंट है अंडर WTO वो क्या क्या है। एक तो यहाँ पे गेट का है और गेट्स का है। गेट क्या करता है? कोर रूल्स ऑन ट्रेड इन मर्चेंडाइज गुड्स, कि जिसका हम क्या करते हैं, आयात और निर्यात करता है, उससे रिलेटेड ये रूल्स बनाता है। और गेट्स यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि जो सर्विसेज है जिनका हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो नहीं करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे उनके लिए रूल बनाने का काम करता है। एक ट्रिप्स होता है यहाँ पे हमारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि कुछ आपने जो पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गए, डिज़ाइन हो गए, तो ये उनको क्या करता है? सेव करने का काम करता है, यानी कि उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिम्स का, और ट्रिम्स का यहाँ पे क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। तो ये जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर लगाता है, जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है उनको इजी बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक हेडिंग यहाँ पे डाली हुई है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको कहूँगी तो आप आंसर देंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग में क्या कहा है? ट्रिप्स डील विद द पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल राइट्स। जो ट्रिप्स होता है जो RIP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया ट्रेड रिलेटेड, तो ये पेटेंट से और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है। जबकि ट्रिप्स यानी कि इन्वेस्टमेंट मेजर, ये इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये चीज़ हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और बॉडी आती है यहाँ पे, ये भी इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है UNCTAD। अब सबका अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन है, मैं इसको अक्टांड बोलती हूँ, तो आप अपना देख लीजिएगा आप इसको कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अक्टांड है या फिर UNCTAD है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? यहाँ पे हमारा 1964 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। परमानेंट ऑर्गन है ये किसका? UN जनरल असेंबली का। फोकस इसका किस पे रहता है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे इसका फोकस रहता है बेसिकली। अच्छा चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आपको इसका क्या बताना है? फुल फॉर्म यहाँ पे हमें कमेंट में बताना है कि अक्टांड का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है। ठीक, ओके।
नेक्स्ट देखिए, इसका गोल हमें बताया हुआ है कि ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो कंट्री अभी अभी डेवलप हो रही है तो उनको ये यहाँ पे क्या करता है, इंटीग्रेट करता है किसके साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, जो अन्य देश की, जो बाहरी देश की जो व्यवस्था है उसके साथ इंटीग्रेट करने का यहाँ पे ये काम करता है। आगे देखिए, आगे हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इसका रोल बताया गया है। तो रोल में यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है किसको, ट्रेड को, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि जो कम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनका भी ग्रोथ हो सके। हेल्प करता है ये नेशनल पॉलिसीज़ को बनाने में टू मैक्सिमाइज एफडीआई बेनिफिट, की एफडीआई का जो बेनिफिट है, एफडीआई क्या होता है बेसिकली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बेनिफिट को यहाँ पे क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और पब्लिश करता है ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कौन पब्लिश करता है, तो बेसिकली ये कौन पब्लिश करेगा, UNCTAD अक्टान, ये इसको पब्लिश करने का काम करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है वर्ल्ड बैंक। देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, WBG भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये फाउंडेड कब हुआ था, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था कब, 1944 में। आपका जो ये वर्ल्ड बैंक है और एक IMF है, ये दोनों एक ही सम्मेलन से या कॉन्फ्रेंस से निकले थे, जो कि कौन सा था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो ये दोनों कब निकले थे, जब आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद ये निकल के आए थे 1939 से 1944 तक। ठीक है, 1939 से 1944 तक आपका वर्ल्ड वॉर चला था। उसके बाद जो बहुत सारे देश क्या हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो बिगड़ गई थी, उनको संभालना था। कुछ देश बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, उनको ठीक करना था। जो हम ये कहें कि एक तरीके से जो बिजनेस थे वो एकदम से ठप हो चुके थे, करेंसी की वैल्यू डाउन जा रही थी। तो उन सब चीज़ों के लिए इसकी जो स्थापना है वो की गई थी WBG की और IMF की। ठीक, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या कहा है, द वर्ल्ड बैंक इज़ नॉट ए सिंगल फाइनेंशियल बॉडी। ये सिंगल फाइनेंशियल यानी कि एक फाइनेंशियल बॉडी नहीं है, ये 5 अलग अलग जो डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन है उनका मिक्सअप है। हेडक्वार्टर इसका याद रखेंगे कि वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसके 5 पिलर्स हैं। 5 पिलर्स में क्या क्या आ जाएगा, IBARD हो जाएगा, जिसका नाम फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA हो जाएगा, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFSC हो जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। MIGA हो जाएगा, जिसको मीगा बोला जाता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और लास्ट हो जाएगा ये ICSID, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये सारे इसके 5 पिलर्स हो जाएंगे, जिसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनकी जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। ठीक, इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, वो सब भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है IBARD और IDA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, IBARD क्या होता है, IBARD जो हमारा आया था वो 1944 में ही आया था बेसिकली। और ये क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करने का काम करता है। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। बिल्कुल, देखिए IBARD क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है कमर्शियल लोन्स को एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सपोर्ट टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम डेवलपिंग गवर्नमेंट। तो ये ऐसी कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं जिनकी मिडिल इनकम होती है और जो हमारे लोग यानी कि क्रेडिट वर्थी का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम उनको पैसा दें तो वो हमारा पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो इट वर्क स्ट्रिक्टली विद सोवरेन स्टेट, यानी कि जो सोवरेन स्टेट होते हैं, संयुक्त संघ होते हैं, उनके साथ ये बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारे पास आता है आईडीए। आईडीए क्या करता है, ये सॉफ्ट लोन के लिए जाने ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। आप इनको पढ़िएगा, आप इनको समझिएगा और ये मतलब आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सॉफ्ट विंडो स्कीम पूछ लिया जाए तो किसके तहत आती है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये जो सॉफ्ट विंडो स्कीम है ये आईडीए के तहत आती है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1960 में। आप इसकी डेट भी याद रख सकते हो, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आईडीए का डेवलपमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ठीक है, तो सॉफ्ट लोन के विंडो क्या क्या कहा गया है यहाँ पे, ऑफर क्या करता है, इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी कि इनका जो ये कैसे लोन प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट नहीं होगा और लॉन्ग टर्म के लिए। ग्रांट टू द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, जो सबसे गरीब कंट्रीज होती हैं। ठीक है, आईबार्ड तो किसको देगा, जिसके पास मतलब अच्छा खासा क्रेडिट देने का मतलब वापस करने का सिस्टम वहाँ पे दिख रहा है तो आईबार्ड देगा। और बिल्कुल ही पुअर कंट्री है जो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकती है, उनको कौन देगा, आईडीए। लोन कैरी जीरो और वेरी लो रेट्स विद अप टू 38 ईयर रिपेमेंट पीरियड, यानी कि 38 साल तक आप उसको रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे डिफरेंस, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या हो गया, सीधा सीधा बता ही दिया है कि ये तो जिनका अच्छा खासा है कि वो पेमेंट कर सकते हैं, रिपे कर सकते हैं, उनको लोन देगा। आईडीआई पुअर कंट्रीज को देता है। साथ ही साथ क्या है, सेम ही चीज़ कही गई है, सर्व एज कंसेशनल एड फंडिंग फोकसिंग प्योरली ऑन बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो मेन मोटिव किस पे होता है, ह्यूमन डेवलप पे, जो इम्पॉवर्स्ड कंट्री होती है, जो कि अभी तक मतलब अच्छे से डेवलप्ड नहीं हो पाई है, जो अभी जैसे इम्पॉवर्स्ड क्या होता है, कुपोषित ही है अभी जो नेशन, उनको ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आईबार्ड और आईडीए दोनों में डिफरेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएफसी, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ध्यान में रखता है और प्राइवेट सेक्टर को जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करने का काम ये करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में ये लगाते हैं पैसा, ऑफर करते हैं डायरेक्टली इक्विटी। मान लीजिए ये कहते हैं कि भाई आप हमारे हम उनके जिस भी कंट्रीज का है तो उसके इक्विटी खरीद लिए, लोन्स खरीद लिए। बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज ये देते हैं विदाउट गवर्नमेंट गारंटीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है मीगा। मीगा क्या करता है, जो भी पॉलिटिकल रिस्क होता है उससे इंश्योरेंस आपको ये प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपकी दो कंट्रीज हैं, उनके बीच में ट्रेड चल रहा है, उनके बीच में वॉर छिड़ जाता है, तो पॉलिटिकल रिस्क की वजह से क्या हो रहा है, या फिर ये समझ लीजिए पॉलिटिकल रिस्क तो वॉर में नहीं आएगा, हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए एकदम से सत्ता पलट गई है, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई या बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी आ गई, तो वो पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगा। उस कंडीशन में जो बाहर के जो हम ये कहें बाहर के देशों के जो बिजनेस हमारे यहाँ पे चल रहे हैं वो एक तरीके से क्या हो जाएंगे, रिस्क में आ जाएंगे। उसके लिए काम करेगा मीगा, MIGA, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ICSID। अभी ICSID का फुल फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगी, बेसिकली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जो झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहे हैं, उनको निपटाने का काम करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ICSID का जो मेंबर है वो भारत नहीं है। ठीक है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। बाकी जितने भी हमने पढ़े थे अभी तक, IFC, MIGA, IDA, आईबार्ड, उन सब का मेंबर इंडिया भी है। ठीक, आगे चलिए। हाँ, यही बात इसमें बताई गई है कि इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर। फाउंडर मेंबर का मतलब क्या है कि जब ये एस्टेब्लिश हुए थे तभी से ही इंडिया इनका मेंबर है। इंडिया इज ए नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है। ठीक, आगे चलिए। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता क्या है, देखिए ये मतलब हमने पढ़ा होगा IMF के बारे में।
IMF कब आया था? मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद दो जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनका डेवलपमेंट हुआ था, और IMF उनमें से एक है। 1944 में ही ये आया था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही आया था। और इसका मेन पर्पस यहाँ पे क्या था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, तो उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, और उनकी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए IMF को बनाया गया था। अभी भी अगर देश में कभी किसी कंट्री में जो इसके मेंबर ग्रुप्स है, ठीक है, IMF के जो मेंबर कंट्रीज है, अगर उसी में किसी तरीके के कुछ जो शॉर्ट टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको पूरा करने का काम भी कौन करता है? IMF ही करता है। विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसके कोर फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे। BOP असिस्टेंट यानी कि बिजनेस BOP का मतलब होता है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये होता है BOP का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट असिस्टेंट यहाँ पे देता है, यानी कि आपका जो भुगतान खाता है घाटे में चल रहा है तो उसको लिए आपको असिस्टेंट देता है शॉर्ट टर्म की, ठीक है, टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंसेस, आप उसको करेक्ट कर सकते। स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ये, और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, हाँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली पहले क्या करता था कि गोल्ड होता था, गोल्ड के रूप में ही मनी को डिसाइड किया जाता था कि इतने गोल्ड के बदले में इतने डॉलर होंगे, और उसके बाद जो सभी जो करेंसी है उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे डिसाइड होती थी, तो उसको ही बोला जाता था SDR। और SDR के रूप में ये क्या करता था, जो सभी कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ कुछ जो करेंसी है वो अपने पास रखता था, और जो करेंसी रखी जाती थी उसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स यहाँ पे बोला जाता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। IMF वर्सेस आपका हो गया यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। तो IMF वर्सेस वर्ल्ड बैंक, ये आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? वर्ल्ड बैंक हमारी जो लॉन्ग टर्म्स की नीड्स होती है, या जो कंट्रीज़ की, हमारी तो नहीं, कंट्रीज़ की लॉन्ग टर्म की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड्स है उनको पूरा करता है। IMF शॉर्ट टर्म की करता है। असिस्टेंट एरिया इनका जो छोटे या गरीब देश होते हैं उनके लिए होता है। पॉवर्टी रिड्यूशन हो गया जैसे इनका, यानी कि गरीबी को कम करना। डैम बनाना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट इनके लिए होता है। इसका क्या होता है? मेन स्टेबलाइजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको स्टेबलाइज करना। क्लाइंट बेस यहाँ पे होता है कौन सी कंट्री जो अभी डेवलपिंग में है या फिर जो अभी डेवलप नहीं हुई है, बहुत ही पुअर कंट्रीज है, इनका क्या होता है? जो सॉवरेन मेंबर होते हैं नेशन एक्सपीरियंसिंग, एक सेकेंड, एक्सपीरियंसिंग करेंसी क्राइसिस, यानी कि जो अभी क्या झेल रहे हैं करेंसी क्राइसिस, यानी कि उनके देशों में जो डॉलर है, जो अदर करेंसी है, उनकी जो मात्रा है वो कम हो गई। जैसे भारत में अभी डॉलर की मात्रा बहुत कम हो गई है, तो उस कंडीशन में भारत भी IMF से हेल्प ले सकता है। रेजिस बॉन्ड ऑन इंटरनेशनल मार्केट, तो ये क्या करते हैं? बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? अपनी जो कंट्रीज है वो मनी रेज करने का काम करती है। और ये क्या करते हैं? डायरेक्ट कोटा होता है इनका ब्रॉट इन द मेंबर गवर्नमेंट, यानी कि जो मेंबर होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट के लिए कोटा लेते हैं। यानी कि बेसिकली देखो यह क्या होता है, एक पूल की तरह होता है, ठीक है, ये एक पूल है और इसमें बहुत सारी मेंबर कंट्रीज है। जो मेंबर कंट्री इसमें ज़्यादा पैसा डालेगी वो ज़्यादा पावर में यहाँ पे रहती है, ठीक है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने ज़्यादा डाल दिया तो डॉलर ज़्यादा रहेगा, या फिर कोई और अदर के जैसे भारत ने डाल दिया तो रुपीज़ ज़्यादा यहाँ पे पावर में रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कोटा चलते हैं, ठीक है, जिसका जितना पैसा उसकी उतनी ज़्यादा पावर। ये चीज़ आपको इसमें याद रखेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, जो कि है MCQ प्रैक्टिस जोन। यहाँ पे देखेंगे कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है और कितने अच्छे से यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
वैसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत ही इजी से है, लेकिन फिर भी आपको करने ही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मर्चेंडाइज विद इन नेशन बाउंड्री। तो नेशन की जो बाउंड्री है उसी के अंदर आप क्या कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसको क्या कहा जाता है। तो ये तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जो दो देशों के बीच में होता है। एंट्री पोर्ट ट्रेड, ये क्या होता है कि आपने एक देश से माल खरीद के दूसरे देश में बेच दिया, उसको एंट्री पोर्ट कहते हैं। इंटरनल, जो एक ही कंट्री की बाउंड्री में होता है। और इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री से माल को खरीद रहे हो। आंसर यहाँ पे हो गया इंटरनल ट्रेड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है, होलसेलर एक्ट एज एन एसेंशियल स्ट्रक्चर लिंक बिटवीन। होलसेलर किसके बीच कड़ी का काम करते हैं, तो होलसेलर किसके बीच होते हैं, प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट भी हमारे पास ये बहुत अच्छे छोटे ही क्वेश्चन है, आप इनको इजीली कर सकते हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। दिस ट्रेड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पर यूनिट मार्जिन बट हाई टोटल सेल वैल्यू। कि किस व्यापार में प्रति इकाई मार्जिन तो कम होता है परंतु अधिक मात्रा होती है। अधिक मात्रा कहाँ होगी, होलसेल ट्रेड में, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है, विच मॉडल ग्रांट फ्रेंचाइज ऑनरशिप राइट और ब्रांड नेम टू अदर बायर। तो ये किस में होगा, फ्रेंचाइजी के केस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, ओके ये है हमारा आउटसोर्सिंग एनालिटिकल एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़। ये किस में हो जाएगा, आउटसोर्सिंग एनालिटिकल और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़। तो ये किस में हो जाएगा, आपका KPO में हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज बेस्ड की बात हो रही है ना, तो KPO हो जाएगा। अगर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता तो BPO हो जाता। कंडक्टिंग ऑल इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल मार्केटिंग ट्रेड इलेक्ट्रॉनिकली वाया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू जितना भी हम ट्रेड कर रहे हैं वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं होगा, BPO नहीं होगा, KPO नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ई-कॉमर्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन आपको खुद यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये 7th क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 8th क्वेश्चन है। ये आपको इसके आंसर तो वैसे तो बताए हुए हैं बट फिर भी आपको इसको पढ़ना है। और ये 9 क्वेश्चन है और ये इसका 10th क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, बिल ऑफ लैंडिंग कौन इशू करता है वो आपको बताना है। साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट है ऐसे हैं जो इंपोर्टर क्लियर करता है इंपोर्ट कस्टम डॉक से निकालने के लिए, यानी कि माल को निकालने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को चाहिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा SEZ का फुल फॉर्म बताना है। और उसके बाद हमें बताना है कि WTO एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1 को रिप्लेसिंग GATT की कौन से साल में WTO है जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ये आपके क्वेश्चन 13 और 14 हो जाएंगे। तो आज आपको यहीं तक ही करना है, 13 और 14 तक। अगर आपको PPT चाहिए है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट लिख सकते हैं। ओके, और ये आपका सुपर रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे किस किस तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको बताई हुई है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एक बार आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी क्लास है उसका एंड होता है, बिल्कुल ये हमारी जो क्लास है उसका एंड होता है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को शेयर कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।